Welcome back to my channel. My name is Bhavika Malhotra. Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Bhavika. So guys, welcome back to my channel Sachin Malhotra. So guys, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ हम सभी को हमारी ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7 NCERT जो है आवर चेंजिंग अर्थ. सो स्टार्ट करते हैं. सो आज हम लोग हमारी ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो है आवर चेंजिंग अर्थ. आवर इन्वायरमेंट बुक है हमारी. सो हमारी बुक का तो हमारी SST की जो ज्योग्राफी की बुक है क्लास 7 की NCERT की, उसका नाम है आवर इन्वायरमेंट. सो आज हम हमारी आवर इन्वायरमेंट बुक का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ज्योग्राफी ऑफ क्लास 7 NCERT जो है चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ. एंड चैप्टर 1 हमारा इन्वायरमेंट था, तो अब हम चैप्टर 3 पढ़ते हैं. सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर क्लास 6 की NCERT की वीडियोज़ नहीं देखी है तो फटाफट से मेरे चैनल पर जाकर देख लो. मैंने ऑलमोस्ट सारी सब्जेक्ट की क्लास 6 की NCERT की वीडियो अपलोड कर दी है. एंड क्लास 7 की मैंने ऑलमोस्ट 2-3 वीडियोज़ अपलोड कर दी है. ये मेरी 4th वीडियो है, ठीक है, क्लास 7 की NCERT की. एंड क्लास 6 की NCERT भी है, 7 की भी है, एंड स्लाइम एंड आर्ट एंड क्राफ्ट की भी वीडियोज़ हैं. तो मेरे चैनल पे जाके फटाफट से देख लेना. एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. तो आज हम लोग हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 3 करेंगे ऑफ क्लास 7 NCERT जो है आवर चेंजिंग अर्थ, ठीक है. सो फर्स्ट चैप्टर हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था, तो अब हम अपना चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो है आवर चेंजिंग अर्थ. सो बेसिकली एवरीबडी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी बदलती हुई अर्थ के बारे में, यानी हमारी धरती, हमारी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे वो मूव करती है. अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनो के बारे में. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यस, चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ. यस, The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. अब एवरीबडी जो लिथोस्फेयर है, अब एवरीबडी हमने जो हमारा ओके. सो बेसिकली हमने क्लास 6 में पढ़ा था लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, इन सभी के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है. अगर आप लोगों को इसकी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना. मैंने क्लास 6 की ऑलमोस्ट सारी NCERT की वीडियोस अपलोड कर दी है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है. तो मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है. एंड हमने क्लास 6 में हमारा चैप्टर था ज्योग्राफी का, उसमें जिसमें हमने लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर सब के बारे में पढ़ रखा है. तो हम सभी को लोगों को पता है कि लिथोस्फेयर क्या होती है. लिथोस्फेयर हमारी सबसे फर्स्ट लेयर होती है. लिथोस्फेयर हमारी क्या होती है, सबसे फर्स्ट लेयर है. मैं आपको दोबारा एक बार बताती हूँ, जो कि मिट्टी के अंदर है. मतलब मिट्टी जो है, सॉलिड रॉक्स है, सॉलिड क्रस्ट है, उससे बनी है लिथोस्फेयर, ठीक है. सो हम फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अब जो लिथोस्फेयर है एवरीबडी, वो बहुत सारी प्लेट्स में होती है, ठीक है. जो लिथोस्फेयर है वो काफ़ी सारी प्लेट्स से बनी हुई है, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है. जो लिथोस्फेयर है उसमें वो लिथोस्फेयर बहुत सारी प्लेट्स से बनी हुई है, प्लेटों से बनी हुई है, बहुत सी प्लेट्स है. मतलब ऐसे बड़े बड़े प्लेट्स बने हुए हैं बहुत सारे हमारी अर्थ के, हमारी जो कि अर्थ के नीचे हैं, ठीक है. जिसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. अब वो कह रहे हैं कि आप सरप्राइज हो जाओगे जब आपको पता चलेगा कि अब कह रहे हैं कि आप सरप्राइज हो जाओगे. पता कैसे, कि ये जो प्लेट्स होती हैं ना, जो लिथोस्फेयर प्लेट्स होती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है, ये बहुत ही धीरे धीरे मूव करती हैं. हम लोगों को नहीं पता चलता कि धरती घूम रही है, धरती हमें थोड़ी पता चलता है कि धरती रोटेट कर रही है. ऐसे ही हमें इसका भी पता नहीं चलता कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं. बहुत धीरे धीरे लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है. बहुत ही स्लोली वो मूव करती हैं. जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, ठीक है. कुछ मिलीमीटर्स मूव करती हैं वो हर साल कुछ मिलीमीटर्स वो मूव करती है. हमें पता नहीं चलता इसीलिए कि वो बहुत स्लोली होता है, बहुत स्लोली, ठीक है. उसको 1 साल लगता है जस्ट थोड़ा सा मूव करने में. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. और ये क्यों होता है, ये क्यों मूव करती है, क्योंकि हमारी धरती के अंदर क्या है, मोल्टन मैग्मा, जिसे हम लावा कहते हैं, है ना. वोल्केनो है ना हमारी. एवरीबडी हमारी ज्वालामुखी, हमारी धरती में ज्वालामुखी होते हैं ना, ज्वालामुखी जिसे हम इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं. तो वोल्केनो जो है उसके अंदर क्या होता है, लावा, और उस लावा को हम कहते हैं मोल्टन मैग्मा. जब तक ज्वालामुखी के अंदर लावा रहेगा तो वो मोल्टन मैग्मा के नाम से जाना जाता है. लेकिन जैसे ही मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है उसको हम लावा कहते हैं, है ना. लिक्विड फॉर्म में निकलता है ना थोड़ा सा वो. सो अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्यों मूव करती हैं, क्योंकि हमारी धरती के अंदर मोल्टन मैग्मा है. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ गिव्स अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी. यहाँ पे साइड में एक्टिविटी दे रखी है, उसको हमें पढ़ के पता चल जाएगा. सर्कुलर मैनर में मूव करता है वैसे तो एवरीबडी. ओके, सो बेसिकली हम नेक्स्ट रीड करते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दिखा रखी है. वैसे आएगी नहीं एग्जाम में, रीड करने की जरूरत है, लेकिन फिर मैं आपको एक बार रीड करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से क्लियरली पता चल जाएगा कि इसके बारे में क्या क्या दे रखा है, ठीक है. एक्टिविटी एक बार देख लेते हैं. टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर palette and put it on a beaker half filled with water. Place the beaker on the tripod stand. आपको उसको tripod stand पे रखना है and heat it, उसको गर्म करना है. As the water warm up, जैसे ही water गर्म होगा, you will observe that the paper pellet, जो पेपर का pellet था is moving upward along with the warm layers of the
वाटर एंड देन सिंक बैक अलॉन्ग द कूलर लेयर ऑफ वाटर। कि क्या हो रहा है कि जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है एंड जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ हो रहा है। जैसे हमने हमारे साइंस के चैप्टर में भी दे रखा है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है वो, द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सिमिलर मैनर। ऐसे ही जो मोल्टन मैग्मा होता है वो मूव करता है। एवरीबडी आपको अभी अच्छे से समझ नहीं आया होगा, एक्टिविटी समझने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी साइंस में भी पढ़ेंगे इसके बारे में, मोल्टन मैग्मा के शायद से पढ़ेंगे हम, ठीक है। ऐसा कुछ पढ़ेंगे हम, वो बाद में आपको अपने पता चल जाएगा, ठीक है। चलो भी हम आगे रीड करते हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज, अब ये जो मूवमेंट होती है इन प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है, चेंजेस ऑन सर्फेस ऑफ द अर्थ। धरती, हमारी जो धरती के सर्फेस है उस पर चेंज होती रहती है, ठीक है। या सो ये जो प्लेट्स होती है ये धीरे धीरे करके धरती पे चेंज होती रहती हैं, चेंजेस करती हैं, कुछ चेंज करती हैं हमारी सरफेस पे, ठीक है। एंड द अर्थ आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज दैम। और ये इसलिए चेंज होती है ताकि, क्योंकि ना हमारी अर्थ जो है वो उसकी काफ़ी सारी मूवमेंट होती है। हमारी अर्थ की जो मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत डिवाइडेड है। हमारी अर्थ की जो मूवमेंट है वो डिवाइड होती है अलग अलग फोर्स पे। जैसे अब दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, वो हम आगे पढ़ते हैं अभी। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। अब जो फोर्स हमारी, अब एवरीबडी फोर्स भी हमें सभी को पता है, फोर्स हम सभी को पता है क्या होता है, हमने पहले 5th क्लास में भी रीड किया हुआ है फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है, किसी चीज़ को पुल करना, है ना, साइंस में पढ़ा था ना हमने, किसी चीज़ को पुल करना फोर्स होता है, पुल करना या फिर उसको आगे की तरफ खींचना, धक्का देना, ये सारा फोर्स होता है। तो जो फोर्स लगता है हमारी धरती के अंदर, इंटीरियर साइड, इंटीरियर मतलब अंदर की साइड और एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड, ठीक है। तो ये आप सभी को पता होगा ऑलमोस्ट कि इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की साइड और एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड। तो ये क्या कह रहा है कि इंटीरियर यानी जो फोर्स हमारी धरती की इंटीरियर साइड में लग रहा है, अंदर की साइड में लग रहा है, उसे हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। एंड द फोर्सेस वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और जो धरती के सर्फेस पे लग रहा है, बाहर की तरफ कह सकते हो एक्सटीरियर कह सकते हो, इंटीरियर और एक एक्सटीरियर फोर्स पे लग रहा है वो हमारा एक्सोजेनिक होता है, ठीक है। इंटीरियर फोर्स पे लगने वाला एंडोजेनिक, एक्सटीरियर फोर्स पे लगने वाला एक्सोजेनिक। एक्सटीरियर यानी बाहर की तरफ लगेगा, जो हमारी धरती के बाहर की तरफ या फिर धरती पे लगेगा उसे हम एक्सोजेनिक कहते हैं, और जो हमारी धरती के अंदर की साइड पे लगता है, इंटीरियर साइड पे, वो हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस होता है। यहाँ पे हमें पिक्चर भी दिखा दी है, फिगर 3.1, एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। इस तरीके के हमारे लैंडफॉर्म होते हैं, डिवाइडेड होती हैं चीज़ें। मैं आपको पूरा ये फॉर्मूला समझाती हूँ क्या दे रखा है। फर्स्ट, अब देखो अर्थ की मूवमेंट्स, अर्थ की दो मूवमेंट होती हैं, एक एंडोजेनिक फोर्सेस, एक एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस 4 प्रकार से हो सकती है। सडन फोर्स, एकदम से फोर्स लग सकता है जिससे अर्थक्वेक आ सकता है, वोल्केनो, लावा फट सकता है, या फिर लैंडस्लाइड्स होती हैं। अब एंडोजेनिक फोर्सेस है डिस्ट्रॉफिक फोर्सेस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। डिस्ट्रॉफिक फोर्सेस भी हो सकते हैं, जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स गिर सकते हैं, स्नो माउंटेन्स वगैरह जो होते हैं। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस जो बाहर की तरफ लगता है, बाहर क्या होता है हमारी धरती के, हमारी धरती की बाहर की तरफ लगे, ठीक है, धरती पे लगे, धरती पे या फिर धरती के बाहर, कुछ भी कह लो। इरोजनल एंड डेपोजिशनल। इरोजनल हम सभी को पता है इरोजनल क्या होता है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वैसे एवरीबडी इस चैप्टर के आगे पढ़ेंगे भी इरोजनल क्या होता है, इरोजनल एंड डेपोजिशनल इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे भी हम आगे। इस चैप्टर में नहीं, हाँ सॉरी, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और जो हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 4 एयर, उसमें भी पढ़ेंगे हम इरोजनल के बारे में, ठीक है। रिवर, अब इरोजनल में क्या होगा, रिवर होती है, विंड होती है, सी केव्स होती हैं, ग्लेशियर्स होते हैं। चलो अब फटाफट से हम आगे रीड करते हैं, क्योंकि फिर हमें इन सभी के बारे में भी डेफिनेशंस बताएगा। चलो आगे रीड करते हैं। अब उससे पहले हमें ग्लॉसरी रीड करते हैं एक बार। ग्लॉसरी ये ज़रूर लर्न कर लेकर एवरीबडी, ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं ग्लॉसरीज ना, बिल्कुल आते हैं, तो अब लर्न कर लिया करो इसको। लिथोस्फेरिक प्लेट्स, लिथोस्फेरिक की प्लेट्स की डेफिनेशन है यहाँ पे। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिगिड इन irregularly shaped plates which carry continents and the floor ocean। अब वो क्या कह रहे हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स की फिर डेफिनेशन है कि जो हमारी धरती की क्रस्ट है, जो हमारी धरती का क्रस्ट है, हमने बचपन में पढ़ा था ना, क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर। तो उसमें से जो क्रस्ट होता है, हमारी धरती का जो क्रस्ट है, वो क्या होता है, वो बहुत ही लार्ज, बड़ी या फिर छोटी कह सकते हो, रिगिड से बनता है, इरेगुलरली शेप प्लेट से बनता है, जिन्हें हम स्लैब भी कहते हैं, स्लैब्स, ठीक है। आप चाहो तो इसकी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, आपको उसकी फ़ोटो दिख जाएगी कैसा होता है ये, ठीक है। ऐसी शेप प्लेट होती है जो कि कॉन्टिनेंट्स पे होती हैं, कॉन्टिनेंट्स पे बना होता है, ओशन फ्लोर पे, ओके। चलो अब आगे रीड करते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। अब कभी कभार जो होता है एंडोजेनिक फोर्सेस से क्या होता है, एंडोजेनिक फोर्सेस कभी कभार कुछ सडन मूवमेंट हो जाती है, यानी एकदम से हमें पता भी नहीं होता कि भूकंप आने वाला है, भूकंप आ गया एकदम से, राइट, एकदम से भूकंप आ जाता है, राइट, तो उसे सडन मूवमेंट कह देते हैं। एक ही बारी एकदम से कुछ आ गया,
कभी तो बहुत तेज़ आता है या फिर कभी बहुत धीरे धीरे आता है। सडन मूवमेंट्स, अब सडन मूवमेंट जैसे अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो हो गया, वोल्केनो फट गया, ज्वालामुखी फट गया, ये कैसे होता है? और इससे क्या होता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है अर्थ का। हमारी अर्थ क्या होता है? हमारी धरती पे फोर्स पड़ता है ना। चलो नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। ये एवरीबडी आप देख सकते हो, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो रही है क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा रीड करने में। ओके नेक्स्ट, अब वोल्केनो इज अ वेंट। अब वोल्केनो के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज वोल्केनो। अब वोल्केनो इज अ वेंट, वोल्केनो एक वेंट होता है। आप चाहो तो कह सकते हो ओपनिंग। एक वोल्केनो क्या है? एक खुलने की जगह है इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे जो बना हुआ है विच मोल्टन मटेरियल्स इरप्ट सडनली, जिसमें से मोल्टन मटेरियल बाहर निकल जाते हैं, एकदम से मोल्टन मटेरियल निकल जाते हैं। और इन मोल्टन मटेरियल को जब बाहर निकलेंगे तो उसको हम लावा कह देते हैं। ठीक है, होप सो इट इज़ क्लियर एवरीवन। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो वर्ड ओरिजिन। अब एक बार वर्ड ओरिजिन भी पढ़ लेते हैं, मेन है ये भी। अब एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। अब एंडोजेनिक, एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। एक्सोजेनिक, एक्सो मतलब आउटसाइड और जेनिक मतलब ओरिजिन, जगह। तो इसका मतलब क्या हो गया? एंडोजेनिक मतलब इनसाइड, अंदर की जगह, एक्सोजेनिक बाहर की जगह। ठीक है, सो एंडो मीन्स इनसाइड, अंदर, एक्सोजेनिक एक्सो मतलब बाहर, और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, वो जगह जहाँ पे वो जगह है, वो जो ओरिजिन है। तो एंडोजेनिक मतलब अंदर वाला जगह, अंदर की जगह, एक्सोजेनिक बाहर की जगह। क्लियर? होप सो अच्छे से आपको इसका मीनिंग एकदम क्लियर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक वोल्केनो का डायग्राम बनाया हुआ, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो चलो एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट से। सो ये जो ब्राउन ब्राउन आप लेयर देख रही हो, ये हमारी मेंटल है, इसके ऊपर क्रस्ट है येलो वाली। और ये एक सेकेंड मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। चलो अभी और कलर लेते हैं, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। यस, अब देखो ये होता है, ये ब्राउन लेयर हमारी मेंटल होती है, येलो लेयर ट्रस्ट होती है, और ये रेड लेयर जो आप देख रहे हो रेड रेड, ये सारा रेड रेड होता है मैग्मा चैम्बर। जितना भी ये अंदर है ना साइड में, जितना भी अंदर जा रहा है ये सारा मैग्मा चैम्बर है। ठीक है, अभी अंदर तो ये मैग्मा चैम्बर है, जैसे ये बाहर जाएगा ये लावा बन जाता है। तो ये जो बाहर आ रहा है ये लावा है, ये देखो ये बाहर आ गया ना, ये सारा लावा है। और ये गैस एंड ऐश है, जो उसके ऊपर से गैसेस और ऐश निकलती है। और ये हमारा क्राफ्टर है, नेबूस की कह सकते हो, ढक्कन टाइप कह सकते हो। ठीक है, ये ऐश फटेगी, ये ऐश फटती है तो लावा बाहर आता है और वो ऐसे मूवमेंट करता है। मैं आपको दिखाती हूँ लावा की मूवमेंट क्या है। ये है आया 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 और ये नीचे आ गया। इस तरीके से लावा बाहर आता है। ठीक है, मैंने आपको एरो डाल के दिखा दिया कि कैसे आता है ये बाहर। ठीक है, सो होप सो नाउ इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबडी। चलो फटाफट से नेक्स्ट पढ़ते हैं। समझ आ गया फ्रेंड्स? फिर ये एक्टिविटी आगे, एक्टिविटी रीड करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स चलती हैं, मूव करती है सरफेस पे, तो अर्थ का सरफेस क्या करता है? वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन होती है। द वाइब्रेशन कैन बी ट्रैवल ऑल अराउंड अर्थ, जिससे ये पूरी धरती पर वाइब्रेशन प्रिवेंट होती है। और अगर वाइब्रेशन होगा तो क्या होता है? चीज़ हिलती है ना, वाइब्रेशन से हिलती है ना चीज़ें। वाइब्रेशन होगी तो क्या होगा? चीज़ें हिलेंगी, वाइब्रेशन से चीज़ें हिलती हैं। इससे क्या होगा? ज्वालामुखी फटेगा, अर्थक्वेक आएगा, राइट? सो द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द सरफेस, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। और इन वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक कहते हैं, जिनसे अर्थक्वेक बनते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट, ओह नो सॉरी, ये जो वाइब्रेशन होती है ना, इन्हें अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक का मतलब क्या है? धरती हिलना, और धरती कब हिल रही है? वाइब्रेशन होने पे, तो वाइब्रेशन ही हमारी अर्थक्वेक होता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, और जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हो रही है हिलने की, वो फोकस होता है, बीच का जगह फोकस। मैं आपको अभी दिखाती हूँ फोकस क्या है। एंड द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अबव, और जो फोकस के ऊपर वाली साइड होती है वो एपिसेंटर होता है। मैं आपको फोकस और एपिसेंटर दोनों दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारी प्लेट्स का एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। ये इस तरीके की हमारी प्लेट्स होती हैं। ठीक है, सो इस तरीके की हमारी प्लेट्स हैं, इस तरीके की, हाँ इस तरीके हमारी प्लेट्स होती हैं। अब ये जो आप देख रहे हो ये लाइन जा रही है, लंबी सी वाइट लाइन, ये हमारी प्लेट बाउंड्री है, और ये हमारा एपिसेंटर है। ये रहा, ये एपिसेंटर है और ये बीच में फोकस है। तो जैसे मैं उसमें दिखाया हुआ था कि बीच में फोकस होता है, फोकस के ऊपर होता है एपिसेंटर, और ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, गोल 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 गोल। ये वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है ये, और इन वाइब्रेशन से क्या बन रहा है? ये वाइब्रेशन हो रही है, जिससे अर्थक्वेक आता है। ठीक है, सो सॉरी मैं सेकंड पेज प्लीज। अब फोकस की यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है। फोकस, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर, जैसे अकर। अब फोकस क्या है? जहाँ से अर्थक्वेक अकर होता है, अकर स्टार्ट होता है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। और ये एक सेस्मिक एनर्जी कह सकते हैं आप इसे, ओरिजिन है ये।
अर्थक्वेक का, जैसे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, इस डायग्राम से अर्थक्वेक हमारा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। जो वाइब्रेशन होती है वो वेव्स की तरह एपिसेंटर पे आती है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, और अगर ज़्यादा डैमेज होगा तो वो एपिसेंटर पे पहुंच जाएगी। स्ट्रेंथ होगी जो उसकी अर्थक्वेक की वो डिक्रीज हो जाती है, ज़्यादा या फिर कम हो जाती है सेंटर से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वाइब्रेशन के लिए आपको दिखा रखा है, अगर आप लोगों को वाइब्रेशन का तरह से कुछ करना है तो आप लोग इस एक्टिविटी को देख के कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। डू यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। अब एवरीबडी 3 तरीके की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। पी वेव्स, या फिर कह सकते हैं लॉन्गिट्यूशनल वेव्स, एस वेव्स यानी या फिर ट्रांसवर्स वेव्स, एल वेव्स ऑन द सरफेस वेव्स। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेव्स। इंसाइक्लोपीडिया में आपको मिल जाएगी, आप चाहो तो गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, चलो अब मैंने आपको 3 वेव्स बता दी, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। ठीक है, पी वेव्स की फुल फॉर्म है लॉन्गिट्यूशनल वेव्स, एस की ट्रांसवर्सल वेव्स और एल की सरफेस वेव्स। ठीक है, यानी जो सरफेस पे हो रही है। ठीक है, लॉन्गिट्यूशनल वेव जो लॉन्गिट्यूड पे होती है, ट्रांसवर्स दोबारा से ट्रांसवर्स हो रही है, ट्रांसवर्स एक जगह से दूसरी जगह पे जो वेव हुई वो हमारी एस वेव हो गई। ठीक है, लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट पेज। या अर्थक्वेक ऑल्सो, ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अब अर्थक्वेक्स प्रिडिक्टेड नहीं होते, कभी कभार हम लोगों को नहीं पता होता कि अर्थक्वेक आने वाला है, हमें थोड़ी पता होता है, न्यूज़ से पता चल जाता है, क्योंकि जो न्यूज़ वाले होते हैं वो कुछ सैटेलाइट्स भेजते हैं इन द स्पेस। ओके, सो द न्यूज़ वाले नहीं भेजते एक्चुअली। ओके सॉरी। अब जो अर्थक्वेक होता है हमें पता नहीं चलता कि अर्थक्वेक आ रहा है नहीं आ रहा है। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली मिनिमाइज इफ वी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। अब हमें थोड़ी पता है कि अर्थक्वेक अभी आया बाद में आया, है ना। न्यूज़ में कभी कभार पता चल जाता है कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन जब नहीं पता होता तो हम लोगों को पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। हमेशा हमें तैयारी करके रखनी चाहिए पहले से कि अगर आ जाए तो हम बच सकें। क्या क्या प्रिकॉशंस लोगे आप? सम कॉमन earthquake prediction methods adopt locally by people including study animal behavior like fish in ponds get agitated, जो फिशेज होती है पॉन्ड में वो एजिटेट हो जाती है, स्नेक का आउट टू द सरफेस। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, जब earthquake बाई चांस आ जाता है, ये 2 चीज़ें होती है एनिमल्स के साथ। क्लियर। अर्थक्वेक अ केस स्टडी। अब यहाँ पे हमें केस दिखा रखा है अर्थक्वेक के बारे। उससे पहले ये देखो यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है, डिस्ट्रक्शन कॉज बाय अर्थक्वेक इन गुजरात। एक बार गुजरात में एवरीबडी जब अर्थक्वेक आया था तो इस तरीके से कुछ हाल हो गया था उसका। एक बिल्डिंग थी, एक ही नहीं काफ़ी सारी बिल्डिंग इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, गिर गई थी बहुत, राइट। और ऐसा हो सकता है एवरीबडी, बिल्डिंग्स हमारे गुड़गांव में भी गिरी हुई हैं, कई बार, राइट। चलो अब अर्थक्वेक पढ़ते हैं क्या होता है। अर्थक्वेक हिट्स भुज, ये एक केस स्टडी है, एक न्यूज़ कह सकते हैं टाइप की। A massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale by Bhuj town on 26 January 2001। आपको पता है एवरीबडी, एक अर्थक्वेक आया था बहुत ज़ोर वाला 2001 में बहुत ही ज़ोर वाला वो आया था अर्थक्वेक 26 जनवरी को भुज टाउन में था। एक जगह होगी रिच्टर में 6.9 मेजरिंग अर्थक्वेक, बहुत तेज़ का, जिससे क्या हुआ बिल्डिंग्स गिर गई थी। ये देखो, ये उसी का डिस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है, कैसी वो बिल्डिंग गिरी, इतनी सारी बिल्डिंग गिर गई थी उसमें, बहुत सारा। ठीक है, सेकेंड भुज रिफ्लाई ए फोर्ट ब्लिगलेटेड 3 days आफ्टर द क्वेक कॉन्सर्न रोज अबाउट फूड ब्लैंकेट्स एंड मेडिकल सप्लाईज नॉट रीचिंग एवरीवन। अब वो क्या कह रहा है कि भुज में 3 दिन बाद क्या हुआ, 3 दिन के बाद लोगों को ब्लैंकेट्स ये सब कुछ की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही थी, मेडिसिन वगैरह, क्योंकि काफ़ी लोगों को चोट पहुंची, घर गिरे। स्कूल वर्स इफेक्टेड, at least 971 students and 31 teachers are feared have lost in their lives and collapsed school building। स्कूल की बिल्डिंग गिर गई थी और 971 बच्चे और 31 टीचर्स कह सकते हो डेथ हो गई थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज का डिस्ट्रक्शन, फोन लाइन, वाटर पाइप लाइन, पावर स्टेशन, ये सारे नॉक्ड हो गए थे। ठीक है, फिर एमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन, द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। प्रेसिडेंट ने एक ऐलान किया था इमरजेंसी के ऊपर। फायर इन द सिटी, 100 of fires started as charcoal cooked overturned। पूरी सिटी में आग ही आग हो गया था। ठीक है, गुजरात अपीयर फॉर फिनेंशियल हेल्प, गुजरात को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी, तो चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, उसने लॉन्च किया था एक सेंटर डील इस रजिस्टर के लिए। तो ये सारा हमें दिखाया गया है इस केस स्टडी में। ठीक है, होप सब सभी को यूनिक लगा होगा, कुछ आपको पता चला होगा इसके बारे में क्या क्या हुआ, सडन मूवमेंट्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन मशीन कॉल्ड सेस्मोग्राफ। अब एवरीबडी जो अर्थक्वेक होता है उसको मेजर किया जा सकता है एक मशीन से, जिसको हम कहते हैं सेस्मोग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, अब जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है वो मेजर होता है रिचर स्केल से। एक स्केल का नाम है रिचर स्केल, नॉट नॉर्मल स्केल, नॉर्मल स्केल नहीं होता। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस देन कैन बी फेल्ट लिटिल। अब अगर जो अर्थक्वेक 2.0 आ रहा है या फिर उससे कम आया है तो ठीक है, लेकिन अर्थक्वेक अगर 5.0 पे पहुंच जाए तो वो डैमेज कर देता है, और अगर 6.0 से ज़्यादा हो जाए तो मतलब हद्दी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है अर्थक्वेक की वजह से। ये देखो, ये हमारा सेस्मोग्राफ है। सो ये हमारी मशीन है, इस तरीके की मशीन होती है, ये सेस्मोग्राफ है, ये मशीन जिससे अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। एंड एवरीबडी यहाँ पे भुज में देखो 6.9 मेजरिंग, 6.9 का अर्थक्वेक आया, तो अब सोच ही लो कितना ज़्यादा होगा, कितनी सारी बिल्डिंग गिरी होगी, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। क्योंकि वो यही कह रहा है कि अगर वो ये कह रहा है कि 2.0 से कम होगा या फिर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 5 से ऊपर पहुँच गया तो क्या होगा, डिजास्टर शुरू हो जाता है। और यहाँ तो 6.9 दिखा रहा है, इसका मतलब बहुत बुरा वहाँ पे हुआ, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। ओके, हाँ, अर्थक्वेक से बचने के लिए आप क्या क्या पहले से प्रिपेयर करके रखोगे। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में शेल्टर कैसे लोगे। सेफ स्पॉट, पहला एक सेफ स्पॉट, आपको एक सेफ स्पॉट ढूंढना है। जैसे एक किचन काउंटर, टेबल के नीचे या फिर डेस्क के नीचे छुप जाना, एक कॉर्नर वॉल के या फिर कॉर्नर के नीचे। स्टे अवे फ्रॉम, किससे दूर रहना है आपको, फायर प्लेसेस से, चिमनी से, विंडो शेल्टर से, मिरर से और पिक्चर फ्रेम से, क्योंकि अगर वो हिले वो गिरेंगे और आपके ऊपर गिर जाएंगे, आपको लग सकती है। बी प्रिपेयर्ड, क्या प्रिपेयर करके रखनी है। स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर सभी से बोल दो कि अर्थक्वेक आने वाला है, अर्थक्वेक आ सकते हैं, तो सारे लोग ये करके रखें। बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, ये प्रिपरेशन करके रखनी है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बोल के रखें पहले से कि अर्थक्वेक आने वाला है या फिर आ जाएगा, आ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए सब वो प्रिपरेशन करके रखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेजर लैंडफॉर्म, आप कुछ लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न बाय अवे 2 प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। अब एवरीबडी जो लैंडस्केप होता है वो 2 तरीके से, उसके 2 प्रोसेस होते हैं लैंडफॉर्म्स के, वेदरिंग एंड इरोजन। अब एवरीबडी वो वेदरिंग नहीं है, वेदर की सर्दी है गर्मी है, नो, ये वो वाला वेदरिंग नहीं है, ये अलग वेदरिंग होता है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस, अर्थ सरफेस, धरती पे जो, अब एवरीबडी वो कह रहा है वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग क्या होता है एवरीबडी, जो धरती पे पत्थर गिरते हैं, जो धरती पे पत्थर गिरते हैं ना, टूटे हुए पत्थर, उसको वेदरिंग कहते हैं। एंड इरोजन क्या होता है, इरोजन इज द वेयरिंग अवे, जो लैंडस्केप में वियर है डिफरेंट एजेंट, जैसे वाटर, विंड, आइस, इन सभी का गिरना, ठीक है। जैसे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के ऊपर आइस लगी है, पानी से जमे हुए हैं, विंड लगी हुई है, उन सभी का निकल जाना, हट जाना, वो इरोजन कहलाता है, ठीक है, बाढ़ आ जाना उसकी। द इरोडेड मटीरियल, जो इरोडेड मटीरियल हो जाता है, इज कैरिड अवे टू ट्रांसपोर्ट बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा, उसे पानी, वाटर, ये सारी खींच के लेके जाती हैं। एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, और डिपोजिट होता है एक जगह पे। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन, और ये जो प्रोसेस है इरोजन का, डेपोजिशन का, वो बहुत बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स बना देता है, इसी से हमारे बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा, हमने क्लास 6 में पढ़ा था, हमारा एक चैप्टर था हमारा सैंड ड्यून्स वाला, जिसमें हमने सैंड ड्यून्स, अच्छा हम आगे पढ़ेंगे सैंड ड्यून्स के बारे में। चलो फिर मैं आपको ये आगे इसके एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है। सैंड ड्यून्स आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो मैं उसका आगे आपको एग्जांपल बता दूँगी सैंड ड्यून्स के बारे में। एंड गाइस, जी हाँ सॉरी फ्रेंड्स, इसका रिवर जो मैं आपको बताई थी ना, रिवर वाला, ये रहा मिएंडर, ऑक्सबो लेक, वो भी हम अभी पढ़ेंगे, फ्लड, ठीक है। ऊपर मैंने आपको एक चीज़ का एग्जांपल बताने को कहा था ना, मुझे याद नहीं है, उसका एग्जांपल है ये, वर्क ऑफ अ रिवर। अब रिवर का वर्क क्या होता है एवरीबॉडी, अब हम पढ़ेंगे रिवर का वर्क, कि रिवर क्या काम करती है। रिवर का कोई तो काम होगा ही, बहती है वो, क्या काम करती है रिवर। सो द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। अब जो रनिंग वाटर होता है रिवर का, बहुत तेज़ अगर पानी आ रहा होता है तो वो कभी कभार क्या होता है, इरोड कर देता है, बाहर चला जाता है पानी, रिवर से बाहर चला जाता है एक जगह पे। वैन द रिवर टम्बल्स एट अ स्टीप एंगल ओवर हार्ड रॉक्स, और वो क्या करती है, बीच के पत्थरों में से जगह बना लेती है और एक स्टीप डाउन वैली, एक स्ट्रेट सा टेढ़ से वैली बना देती है, जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं। ओके, अब वो क्या कह रहा है कि वाटरफॉल क्या होता है, ये भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। अब वो क्या कह रहा है कि वाटरफॉल क्या है। वाटरफॉल क्या होता है एवरीबॉडी, बेसिकली एवरीवन, जैसे हाँ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो जैसे रिवर है, अब आपने कभी हमेशा लिखा होगा रिवर कभी भी सीधी नहीं जाती, हमेशा टेढ़ी मेढ़ी होके जाती है, हमेशा टेढ़ी, हमेशा वो टेढ़ी मेढ़ी होके जाती है, कभी भी रिवर गाइस सीधी नहीं जाती, कभी भी, हमेशा नोटिस करना। अगर कभी आपने रिवर देखी तो आपको पता होगा कि कभी भी सीधी नहीं जाती, वो हमेशा टेढ़ी मेढ़ी होके जाती है। तो अब जैसे रिवर जा रही है,
बीच में कोई पत्थर आ गया, ये पत्थर आ गया तो क्या होगा, रिवर इस साइड से निकल जाएगी, डायरेक्शन चेंज कर ली रिवर ने अपनी। अब सपोज जैसे यहाँ पे हमें पिक्चर पे दिखाया हुआ है, ये रिवर आई टेढ़ी मेढ़ी होके, जगह नहीं है, पत्थर यहाँ पर टूटा हुआ है, ये सारा आधा पोर्शन टूटा हुआ है, तो क्या हो गया, आधा पोर्शन तो टूटा हुआ है, तो क्या होगा, रिवर नीचे चली जाएगी, नीचे बह जाएगी। अब इस जब ये नीचे बह रही है तो ये हमारा वाटरफॉल होता है। समझ आ गया फ्रेंड्स। और वाटरफॉल में हमेशा पानी रहता है, ऐसा कभी नहीं होता कि वाटरफॉल में पानी ना हो, हमेशा वाटरफॉल में पानी होता है, यही होता है हमारा वाटरफॉल। समझ गए एवरीबॉडी, हाउ इट इज़ क्लियर। और ये पिक्चर भी दिखा रहा है हमें, ऐसे वाटरफॉल बन जाते हैं पत्थर के बीच के टुकड़ों से, ठीक है। अब ये हार्ड रॉक है, ये हार्ड रॉक्स बने हुए हैं, फिर ये सॉफ्टर रॉक हैं, बीच बीच में छोटे छोटे सॉफ्ट रॉक्स बने हैं। अब देखो, अब क्या होगा, बार बार ये रिवर जा रही है, उसे टर्न होके, तो जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं वो क्या होंगे, वो पिघलेंगे, टूट के नीचे गिरेंगे, टूट के नीचे गिर जाते हैं ना, तभी तो ये स्लोप क्रिएट हो जाता है। अब टूट के वो नीचे गिरे तो क्या हो गया, स्लोप क्रिएट हो गया एक, और पानी नीचे बहना शुरू हो गया। अब नीचे बह के वो सीधा नदी में चला जाएगा, और यही हमारा इससे हमारा वाटरफॉल बन जाता है। सो ये हमारा वाटरफॉल बन गया, क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको एक वाटरफॉल दिखाती हूँ। यहाँ पे डू यू नो में दे रखा है, देयर आर 1000 ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स, बहुत से 1000 वाटरफॉल्स हैं, छोटे छोटे वाटरफॉल्स हमारी वर्ल्ड में, लेकिन जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल, गाइस आप इसकी पिक्चर देखना, गूगल पे देख लेना, काफ़ी मेरे को तो लग रहा है देखने से ही बहुत सुंदर वाटरफॉल होगा ये। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। अब एवरीबॉडी, सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल, सबसे ऊंचाई से गिरने वाला, ठीक है, बहुत ही ऊंचाई से गिरने वाला हाईएस्ट रेनफॉल होता है, वाटरफॉल होता है जो कि एंजल फॉल्स है, जिसका नाम है एंजल फॉल, ठीक है। उसका नाम क्या है वाटरफॉल का, एंजल फॉल, जो कि वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में एक जगह है वेनेजुएला, वहाँ पे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है जिसका नाम है एंजल फॉल्स। अब जो अदर वाटरफॉल जैसे नाइग्रा फॉल कहाँ पे करता है, नाइग्रा वाटरफॉल गिरता है लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, कनाडा और यूएसए के बीच में आता है नाइग्रा फॉल्स, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल्स बॉर्डर पे आते हैं ज़ैम्बिया एंड ज़ैम्बिया इन अफ्रीका। सो ये हमारे नाइग्रा फॉल्स, ओके। सो बेसिकली वन यहाँ पे आप अपना नाइग्रा फॉल देख सकते हो। सो बेसिकली ये है नाइग्रा फॉल, देख सकते हो कितना सुंदर है ना, ये कितना मतलब पिक्चर में देखने में इतना ब्यूटीफुल सा लग रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, अब एवरीबडी जैसे ही रिवर क्या करती है, रिवर एक जगह पे घुसी, ठीक है। अब जैसे ही रिवर एक जगह पे जाती है, जैसे ही रिवर एक जगह पे एंटर करती है, ठीक है, जैसे ही रिवर ने एक जगह या फिर बड़ी नदी में एंटर किया तो वो ट्विस्ट एंड टर्न होके जाएगी, बड़े बड़े ब्लेंड्स लेके ऐसे ट्विस्ट होके जाती है। तो अब हमें मैंने जैसे लगा बता दी कि रिवर हमेशा ट्विस्ट होके जाती है, तो इस ट्विस्ट होके जाने को वो कहते हैं मेंडर्स, ठीक है। अब जब ये ट्विस्ट होके जा रही है तो उसका मतलब वो मेंडर है, मेंडर से मूव होकर जा रही है। जब भी वो ट्विस्ट होकर मूव करके जाएगी, इट मीन्स वो मेंडर से मूव करके जा रही है। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डेपोजिशन, अब क्योंकि कंटिन्यूस इरोजन एंड डेपोजिशन होते रहते हैं इसका, तो जो मेंडर है जब उसका एंड होगा ना, तो वो एक धीरे मतलब अब देखो, अब वो क्या कह रहा है कि जैसे रिवर जा रही है तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से, लेकिन जब उसका एंड आ जाएगा एक जगह पे, जब वो इकट्ठा हो जाएगी रिवर, बहुत धीरे करके वो गिरती है नीचे, ठीक है। समझ आ गया। अब इन ड्यू टू कोर्स टाइम द मेंडर्स, अब जो मेंडर होता है इस टाइम पे वो कट आउट ले लेता है, कट आउट लूप्स ले लेता है, जिसे जो कि कट आउट लेक बन जाता है ऑक्सबो लेक। अब ये देखो यहाँ पे मैं दिखाया भी हुआ है, ये देखो, अब यहाँ मैं आपको इस प्रोसेस से भी जाती हूँ। देखो जैसे ऐसे रिवर आ रही है, ऐसे रिवर आ रही है, ये मेंडर हो गया, ये लीव्स होती हैं, इस तरीके का स्लोपी एरिया बना होता है, और स्लोपी एरिया के नीचे होती है रिवर, ठीक है। हमेशा रिवर आपने अगर आपने कभी रिवर देखी होगी तो रिवर ऐसी होती है, साइड में ऐसे ना बहुत बड़े बड़े वो बने होते हैं, और उनके बीच के उसके नीचे थोड़ी सी नीचे जाके बनी होती है रिवर, जैसे उसमें दिखा रखा है। सॉरी मैं ज़्यादा आ गई, सॉरी। अब जैसे यहाँ पे ये लीव्स बनी हुई है और इनके बीच में नीचे रिवर है, ऐसी रिवर होती है। ये मेंडर है, इस साइड में लीव्स है, ये फ्लड प्लेन्स है, फ्लड पे अगर फ्लड आ जाए बाई चांस तो इसलिए बना होता है ये। और अब ऑक्सबो लेक क्या होता है, जैसे रिवर जा रही है ऐसे से, बाई चांस क्या होता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, तो ना पानी क्या होता है दूसरी जगह चले जाता है, बाई चांस दूसरी जगह चले जाता है पानी, जिससे क्या होता है एक छोटा सा लेक प्रिवेंट होता है, जिसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है। एट टाइम्स रिवर ओवरफ्लोज इस बैंक, जब जा रही होती है रिवर नेबरिंग एरिया से अपने जा रही होती है, डिपोजिशन हो रहा होता है, सेडिमेंट्स हो रहा होता है, और ये फ्लड प्लेन बन जाता है। फ्लड प्लेन कभी बार क्या होता है, जब ये जा रही होती है तो कभी बार क्या होगा, काफ़ी सारा पानी बाहर आ जाता है, तो ये फ्लड प्लेन बन जाता है, फ्लड आ गया, फ्लड प्लेन होगी, है ना, बाढ़ आ गई कहीं इस टाइप, ठीक है। थोड़ी सी
ठीक है, तो ये फ्लड प्लेन बन जाता है। और इन जो बैंक्स के नीचे, जैसे आपको बताया, लीव्स बनी हुई है, ये लीव्स होती है, और जिसके नीचे हमारी रिवर होती है वो हमारे लीव्स है। स्पेलिंग थोड़ी अलग है, LEVES, कि वो वाला लीव्स नहीं है, LEVES वाला लीव्स नहीं है, पत्तों वाला लीव नहीं है, दूसरा लीव्स होता है, जिससे ये नीचे है, जिससे पता चलता है कि हाँ ये लीव्स के नीचे है। ओके, एज द रिवर अप्रॉच द सी, जैसे वो रिवर अप्रॉच करेगी सी की तरफ पहुँचेगी, एज द रिवर अप्रॉच द सी, और जैसे वो रिवर पहुँचती है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड द रिवर बिगिन टू ब्रेक, वो रिवर टूटने की तरफ हो जाती है। ठीक है, द रिवर बिकम स्लो, धीरे धीरे करके स्लो के नीचे जाती है और अलग तरीके की डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है, जिसे वो डेल्टा कहते हैं। सो बेसिकली वो डेल्टा, अब एवरीबडी डेल्टा क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे रिवर है, रिवर अलग अलग तरीके की जगह पर जाके बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे उसकी पार्टीशंस होती हैं, जैसे वही बड़ी रिवर में पहुँचती है तो उसकी पार्टीशंस होती हैं, कुछ अलग अलग रिवर्स में वो बढ़ जाती है, और इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, जिससे एक डेल्टा फॉर्म हो जाता है। ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज है हमारी मेन लैंड। ठीक है, मेन लाइन जैसे वो आ रही है और डिस्ट्रीब्यूटरी जब वो बट गई अलग अलग तरीके की रिवर में, और वापस वो एक ही रिवर में पहुंच गई। ओके, सो बेसिकली ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताना। सो गाइस, अब हमारा थोड़ा सा और चैप्टर बचा है। सो बेसिकली वीडियो, ओके, सो बेसिकली आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो बेसिकली वीडियो क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, एंड गाइस आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 31 मिनट्स की वीडियो हो गया। सो बेसिकली वीडियो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 31 मिनट्स की वीडियो हो गई, तो मैं ज़्यादा और लॉन्ग नहीं करना चाहती। सो अब मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी। अभी मैं जब मैं डालूंगी ना, अपलोड करूँगी वीडियो एडिटिंग करके, फिर उसके थोड़ी देर बाद ही मैं इसको डाल दूँगी। ठीक है, सो अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर, अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस, इसका पार्ट 2 में वीडियो लाऊंगी, जिसमें वर्क ऑफ सीवेज, वर्क क्वेश्चन, ये सारा पढ़ लेंगे। इसकी एक्सरसाइज भी हम फुली कंप्लीट करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इसके रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, सो मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, एंड स्टे ट्यून्ड।